हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस और फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो जो रहने वाली है रेलवे स्टाफ नर्स, ठीक है, रेलवे स्टाफ नर्स के कैंडिडेट के लिए वीडियो है। अगर आपने रेलवे में फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे आपकी क्लास को लेकर। ठीक है, जब हम स्टार्ट किए थे भैया एएनएम का क्लास, तो आप सभी बहन जो लोग स्टाफ नर्स के हैं, जो रेगुलर कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते हैं, उन सभी का कमेंट आया था कि सर हमारे लिए भी क्लास लाएं। ठीक है, स्टाफ नर्स का क्लास लेके आए, हम लोग भी रेलवे में फॉर्म अप्लाई किए हैं, क्या हम लोग आपकी बहन नहीं है? तो ये सारे सवाल आए थे। तो उस समय देखिए व्यस्तता ज़्यादा थी, क्लास नहीं करवा पाए। लेकिन अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं भैया। एग्ज़ाम कब आने वाले हैं? तो फरवरी में। कब आने वाले हैं? फरवरी लास्ट तक आपके पेपर हो जाने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है 2 से 3 दिन में या फिर 1 हफ्ते में ऑफिशियल अपडेट आपको मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो अब आपको स्टडी को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। बहुत से बहन लोग हैं संविदा पे, बहुत से लोग क्या, हमारे चैनल पे जितने भी स्टाफ नर्स की बहन लोग हैं, संविदा पे जॉब करते हैं या फिर प्राइवेट ड्यूटी ही करते हैं। प्राइवेट ड्यूटी तो करना, देखिए कहीं पे अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो प्राइवेट ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा, घर पे तो बैठ ही नहीं सकते हैं। या जो भी आपने जीएनएम किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है, तो वैसे तो इसको व्यर्थ में तो जाने वाला नहीं है। आप कहीं ना कहीं तो ड्यूटी करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस होगी, फ़ायदा होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस होगा, इसलिए आपने कहीं ना कहीं करते हैं। तो आपके टाइम को देखते हुए मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा आपका टाइम बचे। ठीक है, आप भैया एनएचएम में संविदा पे 17,000 की जो भर्ती आई थी, बहुत सारी बहन वहाँ पे सिलेक्ट हुई हैं। तो आपको जो देखिए मैरिड वाले बहन लोग हैं, ऑलरेडी उनके पास घर के इतना सारा काम, जिम्मेदारियां भी रहती हैं, ड्यूटी भी करना होता है, हर एक चीज़ को यहाँ पे देखना ही पड़ेगा। और ये तैयारी मैं क्यों बोल रहा हूँ, तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि देखिए सीएचओ की भर्ती आने वाली थी, लगी हुई थी साइड में, लेकिन अभी वो डिले होगा। ठीक है, हो सकता है 1 साल भी ना आए सीएचओ की भर्ती, ये 2025 में भी ना देखने को मिले। इसलिए हम बोल रहे हैं कि रेलवे स्टाफ नर्स की भर्ती आई है, लगी हुई है, और जो कोई हुआ नहीं है। ठीक है, कोई हुआ नहीं है, ओके, हुआ नहीं है, आसानी से निकाला जा सकता है भाई। इसमें ये जो आपका सीएचओ का अप्लाई करते हो नीचे, उससे तो बहुत ही कम कंपटीशन यहाँ पे रहता है। तो आप सभी को तैयारी करना, मेहनत 2 महीने कर लेना है। ठीक है, आराम से निकल जाएगा एग्जाम। 55-60 नंबर, 100 में से 55-60 नंबर कट ऑफ जाती है, कितना अच्छी बात है। ठीक है, 55 मैंने देखा है 2019 में आया है। ऐसे बहुत सारे जोन है जहाँ पे 55 पे सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी की, यूआर की तो जाने ही जाना है, क्योंकि भैया यूआर में सब आते हैं। जिसका हाई नंबर रहता है, ठीक है, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर रहता है, तो उनको भेज दिया जाता है। वो लैपिंग सिस्टम चलता है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि सीटें हमारी बहुत कम है, भैया सीटें कम है तो क्या दिक्कत है? अगर आपका अच्छा नंबर है तो आपको भेज दिया जाता है जनरल कैटेगरी में कि चले जाओ आप, जनरल से क्वालिफाई कर दिए जाते हैं। और बाकी आपकी कैटेगरी में जो आपकी जगह पे सीटें बचती है, दूसरों को मौका दे दिया जाता है। ओवरलैपिंग ये सिस्टम रहता है। तो जनरल और आपकी कैटेगरी दोनों को मिला कर देखा जाता है कि हाँ इतनी भर्ती है। ये ना सोचा करें कि नहीं हमारी भर्ती इतनी ही है तो हम तैयारी क्या करें। जो भी ओबीसी या फिर एससी वाले हैं, उन बहनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, या फिर जो भाई लोग हैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग लोग किए हुए हैं, भाई भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हालांकि भैया उनकी बात ही अलग रहती है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा रेलवे स्टाफ नर्स अगर सिलेक्शन लेना है। और ये पैटर्न देखिए सभी को पता होना चाहिए कि रेलवे का चाहे जो भी जिस भी विभाग की हो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फार्मासिस्ट की भी हो, लैब टेक्नीशियन की हो, किसी भी विभाग के हैं, सबका पेपर टीसीएस करवाता है। और टीसीएस का जितना पेपर हमने दिया है भाई, शायद कोई दिया होगा। ठीक है, तो अनुभव अच्छा है। इसलिए उस टीसीएस को देखते हुए उस आधार पे जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे आपके जी एमसी की बात कर लें, एमपी सीएचओ की बात कर लें, कहीं भी सीएचओ की भर्ती है, सबका पेपर हम करवा देंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक वाइज शून्य से शिखर, लेवल क्या रहेगा, शून्य से शिखर, शून्य से स्टार्ट करेंगे, शिखर तक के प्रश्न ले जाएंगे। ओके, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूट पाए। देखिए बहुत आसान है यार, 70 नंबर आपके सिलेबस से आने वाले हैं। 70 नंबर जो आपने एकेडमी के दौरान पढ़ा होगा, ठीक है, वो आने वाले हैं, प्लस 10 नंबर साइंस आने वाले हैं। 80 नंबर तो ये हो गया। ठीक है, और जो भी मेडिकल का कैंडिडेट है या फिर मेडिकल की स्टूडेंट हैं, अगर आपसे साइंस नहीं आती ये तो गलत बात है। अगर आपने मेडिकल से हो और आपको बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। आप 70 यहाँ पे बना ले रहे हो, इस साइंस में 10 में से 8 नंबर आराम से बना लोगे। ठीक है, 78 नंबर तो ऐसे हो गया। बच रहे हैं रीजनिंग मैथ। रीजनिंग मैथ की 50, अगर मैं 50 प्रश्न करवा दूंगा ना, तो वहीं से बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे यार। मैथ बहुत ही 10th स्टैंडर्ड की आती है। नॉर्मल परसेंटेज निकालना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है, नॉर्मल रेशियो निकालना होता है, नॉर्मल ही रहता है, अर्थमेटिक ही रहता है। ठीक है, 5 नंबर का मैथ आएगा, 5 नंबर में से 3-4 ऐसे बना लेंगे। रीजनिंग तो नॉर्मल ही रहता है, वही तो बता रहा हूँ आपको। अगर 50 प्रश्न हम करवा देंगे तो उसी के आधार पे बस न्यूमेरिकली चेंज रहेगा, बाकी मेथड वही रहेगा।
तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आज की जो वीडियो रहेगी ये आपकी है मिडवाइफरी क्लास की, ठीक है। मिडवाइफरी होने वाली इसका वीडियो नंबर फर्स्ट है। हो सकता है 3-4 वीडियो आए मिडवाइफरी का, क्योंकि 400-500 प्रश्न बनेंगे। शून्य से शिखर तक चलना है, शून्य से लेकर शिखर तक के प्रश्न हमको करना है। तो हमारा स्लोगन स्टार्ट होता है अब की बार रेलवे पार, ठीक है। अब की बार रेलवे पार, ये स्लोगन के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक क्लास को देखना है और खुद पहले प्रश्न बनाना है, उसके बाद उत्तर का इंतजार करना है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को सीरियस होकर देखेंगे। देखिए, प्रश्न हम बहुत तेज़ी के साथ बनाएंगे, व्याख्या जो रहेगा आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करें, शून्य लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, मानव में निषेचन स्थल है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो निषेचन का स्थल है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर डिम्बवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। व्याख्या आपको दिया है, व्याख्या आप खुद देख सकते हैं हर एक चीज़ का। जैसे कि यहाँ पे कार्य भी दिया है, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। ये चीज़ जो व्याख्या में दिया है, एम्पुला का क्या, एम्पुला क्या रहता है भैया, उंगलीनुमा संरचना होती है जिसका कार्य क्या रहता है। इस चीज़ को देखिए, आप थियरी पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से ऐसे संरचना रहता है, ठीक है, उंगलीनुमा। तो ये ओवम को क्या करता है, खींच के लेके आता है फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो ये इसका कार्य है, इसका एम्पुला का स्टेमस का क्या कार्य है, ट्यूब का संकरा हिस्सा है। तो इन इन सभी पॉइंट जो दिया गया है, इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि इंटरम्यूरल का कार्य क्या रहता है, ये गर्भाशय से जुड़ा होता है। इन सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे इन्फेडिबुलम का कार्य क्या रहता है, ये अंडाशय के पास का हिस्सा है जिसमें फिम्बरिया अंडाणु को पकड़ती है, ठीक है। ओके, ये सारे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है कि शुक्राणु का अंडे की झिल्ली को भेदने में कौन सा भाग शामिल होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। इसका राइट आंसर की बात, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्रोसोम। एक एंजाइम पाया जाता है इसमें, उसी एंजाइम की मदद से ये अंडे की झिल्ली को भेदने में सफल होता है, ठीक है। व्याख्या आप यहाँ पे दिया है, आप व्याख्या देख सकते हो। शुक्राणु के शीर्ष पर पाया जाने वाला एक्रोसोम अंडे की झिल्ली को भेदने में सहायक होता है। यह कैप के आकार का होता है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ठीक है, जिस एंजाइम की हम बात करें तो उसी एंजाइम की उपस्थिति के कारण ये झिल्ली को तोड़कर निषेचन को सरल बनाता है। क्लियर। भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इतना आसान तो प्रश्न आया। अब देखिए, अब मैं बता दूं ये किस भर्ती परीक्षा में पूछा है। आप सोचेंगे इतना आसान प्रश्न किसी एग्जाम में आता है क्या, तो जी हाँ, बिल्कुल इतना ही आसान प्रश्न आता है। जैसे ऊपर आपने देखा, ठीक है, ये वाला प्रश्न आपका किस में आया है, ESICS ठीक है, ESIC एग्जाम में पूछा है ये वाला प्रश्न, ठीक है। ये वाला भी किसी न किसी भर्ती परीक्षा में, अब कहाँ पे बनता है, ये वाला भी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा है। कहाँ पे पूछा है, ESIC में पूछा है। कहाँ पे पूछा है, ESIC में पूछा है। किस सेशन में पूछा है, तो 2012 में पूछा है। तो हर एक प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ पे व्याख्या दिया है, व्याख्या पढ़ सकते हो। भ्रूण अपना भोजन प्लेसेंटा से प्राप्त करता है। प्लेसेंटा माँ और बच्चे के बीच पोषण और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। यह माँ के गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है और गर्भनाल के माध्यम से शिशु से जुड़ा रहता है। क्लियर। देखिए, ऊपर जो हमने आपको पढ़ाया है वही प्रश्न ये रिपीटेड है। क्यों रिपीटेड है, क्योंकि ये एम्स पटना का है ये पेपर, ठीक है। एम्स पटना में पूछा था, एम्स पटना में पूछा था। ऊपर जो हमने आपको बताया था इस पहला प्रश्न, ठीक है, वो किस में पूछा था, वो कहाँ पे पूछा था भैया, वो आपका आया था ESIC में आया था, और ये एम्स पटना का है। वही प्रश्न है, डिट्टो, सेम टू सेम। वो 2016 में पूछा था, ये 2013 में पूछा है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला नामक भाग में निषेचन होता है। यह फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा हिस्सा है जहाँ शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला नामक भाग में निषेचन होता है। यह फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा हिस्सा है, सबसे चौड़ा हिस्सा, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। ये और भी चीज़ें जो फिम्ब्रिया के हमने फिम्ब्रिया के बारे में हमने आपको बताया था, फिम्ब्रिया के बारे में बताया था। क्या बताया था, उंगलीनुमा संरचना होता है जो ओवम को खींच के लेके आता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमने ऊपर आपको बता ही दिया है। एक प्रश्न आपका ये भी एम्स पटना में पूछा था, ये भी एम्स पटना में नहीं, एम्स जोधपुर में पूछा है। एम्स जोधपुर और ऋषिकेश में ये प्रश्न आया है। इस चित्र को देखें और आमतौर पर एक प्रसूति कक्ष में की जाने वाली प्रक्रिया है, इसकी पहचान करना है। ओके, तो बताइए कौन सा है, ये फिगर को आपको देख लीजिए आप, बहुत ही आसान है। क्या है भैया, इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट इसको बोलते हैं, NST का फुल फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याख्या भी। नॉन स्ट्रेस टेस्ट है भ्रूण की हृदय गति और उसकी जवाबदेही के माध्यम से भ्रूण की स्थिति का आकलन करने के लिए गर्भावस्था में उपयोग किए जाने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट है। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य भ्रूण की धड़कन और उसकी सक्रियता की स्थिति का पता लगाने में होता है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है।
NST जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। ये वाला भी इस फिगर के माध्यम से ये भी एम्स पटना देखिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर रेलवे में नहीं होता है तो एम्स में भर्ती आ रही है भैया, किसमें? एम्स में, सीआरई में भर्ती जल्द देखने को मिलेगा। यही 2025 के जनवरी तक आपको भर्ती देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न आप बनाए रहेंगे तो आसानी से वहाँ पे भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और इन सब भर्तियाँ जो सेंट्रल की भर्तियाँ हैं, इन सब में सिलेक्शन अपने आप में महत्व रखता है। आप सोचते हो यूपीपीएससी बहुत है, नहीं भैया, यूपीपीएससी से बड़ी चीज़ ये चीज़ें होती हैं। पेमेंट की बात ही छोड़िए, भरपूर पेमेंट तो जो रहता है। मैं काम की बात ही करता हूँ यहाँ पे। काम आपको जो अच्छा काम इन सभी जो भर्तियाँ आती हैं, जैसे जैसे कि एम्स पटना हो गया, एम्स की बात, चाहे जो भी एम्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर रेलवे का ही पर्टिकुलर मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोई किसी प्रकार की स्ट्रेस वाली जॉब नहीं है, ठीक है। कोई टारगेट भी नहीं है कि इतना ही ये चीज़ होता है, वो चीज़ होता है, ऐसा कुछ भी देखने को। आप बोलोगे कि हमारे एनएचएम में भी तो ऐसे होता है, अब बोलोगे कि हमारे प्राइवेट की स्थिति तो हम जानते हैं कैसे ही रहता है, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। एनएचएम सीएचओ की हम बात कर लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं डेली कॉल करते हैं, सर इतना प्रेशर, इतना ये चीज़, इतना काम, उतना काम, क्या करें क्या ना करें। तो उन सब प्रेशरों से अगर बचना है तो रेलवे में आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? ये फंडल ग्रिप है, जो फिगर में पूछा है क्या है फंडल ग्रिप। इसमें क्या रहता है, हाथ का जो पोजीशन है, ठीक है, दोनों हाथ का पोजीशन, ये उंगलियां जो दिखाई दे रही हैं, ये उंगलियां आमने सामने रहती हैं, ठीक है, ऐसे आमने सामने, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, ठीक है, आमने सामने की ओर ऐसे रहती हैं, देख रहे हैं ना, दोनों हाथ की उंगलियां पेट पे ऐसे ही रखते हैं उंगलियों को। इसको क्या, ये क्या बोलते हैं? फंडल ग्रिप इसको बोलते हैं। क्लियर? इसका राइट आंसर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, फंडल ग्रिप, ठीक है, फंडल ग्रिप गर्भाशय के फंडस और भ्रूण प्रसूति प्रस्तुति के निर्धारण की अनुमति देता है। गर्भाशय के फंडस को, ठीक है, ध्यान देना है, गर्भाशय के फंडस को हाथों से दबाया जाता है, जो पेट पर इस तरह से रखे जाते हैं कि एक हाथ की उंगलियां आपके दूसरे हाथ की उंगलियों के सामने, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। ओके, देखिए ये वाला प्रश्न भी एम्स में ही आया हुआ है। इस चित्र को देखिए और स्थिति की पहचान करिए, कौन सी स्थिति है, ठीक है। दो प्रकार की होती है, देखिए ये क्या है, ये राइट साइड है। अब यही इसका साइड पलट देगा तो क्या हो जाएगा, फिर उसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है, लेफ्ट। लेकिन अभी यहाँ पे राइट पोजीशन है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है, जो भी है व्याख्या आप पढ़ लेना, हम पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए देखिए वैक्सेक्टोमी आगे प्रश्न मिलेगा, शायद प्रश्न इसके मैंने लगाना भूल गया। हालांकि यहाँ पे केवल व्याख्या ही, वैसेक्टोमी के बारे में देखना है। गर्भ निरोधक का एक स्थायी तरीका है वैसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी होती। मैं आपको थियरी नहीं करवा रहा हूँ, अगर थियरी करवाता ना तो भैया लाजवाब करवाता। जैसे एनएम वालों को करवा रहे हैं, एनएम वाले फिर आप देख सकते हो उनका फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। कई कई लोग तो अच्छा बोलते हैं कि सर ऐसी क्लास आज तक हमने पेड कोर्स में नहीं देखा है, जो भर भर के पैसे हमसे ले लेते हैं, 4,000 5,000। उन वो लोग ऐसे नहीं आप बता पाते हैं जिस तरीके से। देखिए लेवल तो जो रहता ही है, ठीक है, लेकिन समझाने का तरीका, वो बोलते हैं कि समझाने का तरीका अच्छा रहता है, समझ में आ जाता है। तो मैं थियरी करवाता तो आप भी बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन आपके टाइम को देखना है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी लास्ट है। एक ये पूरा जनवरी बचा है और ये आपका मिड फरवरी बचा है। 45 से 40 दिन का समय है, तो इस 45 से 40 दिन में हमको बस प्रश्न की प्रैक्टिस करना है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो थियरी के रूप में हम बता ही दे रहे हैं। वैसेक्टमी में क्या रहता है, वैसेक्टमी में क्या रहता है, पुरुष नसबंदी या पुरुष की शैल क्रिया सर्जरी के माध्यम से करते हैं, ठीक है, बंध्याकरण प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में पुरुषों की शुक्रवाहिका, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वाज डिफेंस जिसको बोलते हैं, को कट कर दिया जाता है और दोनों तरफ से उसे लाइगेट कर देते हैं, जिससे शुक्राणु वीर के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच सके। पुरुष इस प्रक्रिया के बाद वीर को छोड़ना जारी रखता है, ये नहीं कि स्पर्म नहीं आएगा, देखिए आता है, ठीक है, वीर आता है और सब कुछ नॉर्मल ही जैसे होता पहले जैसे था, होता था वैसे भी होगा। लेकिन क्या है, ये वाज डिफरेंस, ये काटने के बाद, शुक्रवाहिका काटने के बाद जो स्पर्म रहता है यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है जहाँ पे पहुँचना चाहिए, जिसके कारण भैया जनन करने में वो सक्षम नहीं हो पाता है। क्लियर? तो देखिए गर्भावस्था में फोलिक एसिड, ध्यान देना है, फोलिक एसिड की प्रोफिलैक्टिक मात्रा क्या है, ये भी किसमें पूछा है, ये भी किसी न किसी परीक्षा में पूछा है। बताते हैं किसमें पूछा है, बीएचयू नर्सिंग में, नर्सिंग ऑफिसर में पूछा है और लेटेस्ट है 2018 में पूछा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 500 माइक्रोग्राम। क्लियर? 500 माइक्रोग्राम गर्भावस्था में फोलिक एसिड की प्रोफिलैक्टिक मात्रा है, ठीक है। ओके, गर्भधारण देखिए यहाँ पे व्याख्या पढ़ सकते हैं, गर्भावस्था में फोलिक एसिड की प्रोफिलैक्टिक मात्रा 500 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। ये बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के जन्म दोषों को रोकने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गर्भ निरोधक एक टर्मिनल विधि है? आपको बताना है कौन सा है, आइए पता करते हैं कौन सा है। तो ये भी आपका प्रश्न कहाँ पे बना है भैया, ये भी ये प्रश्न आपका बना है एमपीसीएचओ में।
क्लियर। ये प्रश्न आपका कहाँ पे बना है, एमपीसीएचओ में बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्मिनल विधि वैक्सोटोमी होगा, जो अभी हमने आपको बताया। ऑप्शन नंबर बी करें। अब देखिए थियरी हम पढ़ाते तो वहाँ पे आपको नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, हर एक मेथड के बारे में बता देते और अच्छा से समझा देते, ये आपके दिमाग में छप जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको केवल एमसीक्यू करना है, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं, केवल काम की चीज़ें बताई जाएंगी। देखिए जो भी गर्भ निरोधक की विधियाँ रहती हैं, जो मेथड रहते हैं, वो रासायनिक मेथड रहते हैं, सर्जिकल मेथड रहते हैं, या फिर फिजिकल भौतिक भौतिक विधि रहती है, या फिर शैल विधि के अंतर्गत पुरुषों में, जैसे अभी ये देखिए शैल विधि के अंतर्गत पुरुषों में नसबंदी जिसको सेक्टोमी तथा स्त्रियों में नलबंदी जिसको टुबेक्टोमी के द्वारा निषेचन को रोका जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए यहाँ पे मैंने फिर प्रश्न, यहाँ देखिए जो ये चीज़ रिपीटेड है। अब ये प्रश्न कहाँ पे बना है, ये प्रश्न बता दें, ये भी प्रश्न कहाँ पे बना है, टर्मिनल टर्मिनल मेथड एमपीसीएचओ में। हम आपको बता दिए एमपीसीएचओ कब लेटेस्ट है, 2021 में पूछा है। तो हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं किसी किसी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ये वाला प्रश्न भी एमपीसीएचओ 2021 में पूछा है। डेट भी बता दें, 26/6/2021 को शिफ्ट सेकंड में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा है, महिलाओं को अवांछित गर्भधारण के बचने में मदद करने के लिए निवारक उपाय को निम्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहा जाता है भैया, गर्भ निरोधक के तरीके, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंट्रासेप्टिव मेथड इसको कहा जाता है। क्लियर, ओके। तो इसका व्याख्या आप देख सकते हैं, महिलाओं को अवांछित गर्भधारण के बचने में मदद करने के लिए निवारक उपायों को गर्भ निरोधक तरीके के अंतर्गत रखा जाता है। कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां आदि गर्भ निरोधक में प्रयोग किया जाता है। कंडोम क्या है, कंडोम क्या है, बैरियर मेथड है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रथम प्रसव पूर्व वेट की जानी चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भधारण के 12वें सप्ताह के भीतर। ओके, व्याख्या आप देख सकते हैं, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक का गठन देश में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता को सुधार कर सभी को उचित स्वास्थ्य लाभ देने के लिए बनाया गया है। प्रसव पूर्व देखभाल के अंतर्गत प्रथम ट्राइमेस्टर गर्भधारण के 12वें सप्ताह, जिसको आप बोलते हैं प्रथम ट्राइमेस्टर गर्भधारण के 12वें सप्ताह तक गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण कराना एवं चेकअप करवाना आवश्यक होता है। कम से कम 3 बार, इंपॉर्टेंट है, प्रसव पूर्व चेकअप करना आवश्यक होता है, जिसमें पहला चेकअप 4 से 6, इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 महीने और के भीतर, और 8वें एवं तीसरा 9वें महीने में कराना होता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे, ये इंपॉर्टेंट है, मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं तो डे ना पता हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये भी किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ है, तो 5 में इसका करेक्ट हो जाएगा। और छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछा है, ये प्रश्न पूछा है कहाँ पे भैया, यूपीपीएससी में पूछा है, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में पूछा है। ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2021 में पूछा है। देखिए 7 अप्रैल, वैसे भी आप काट सकते हो, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 1 मई को लेबर डे, 12 मई को नर्स डे, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। बहुत ही आसान है, यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, बता भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है भैया, गर्भावस्था में बढ़ी हुई रक्त आपूर्ति के कारण योनि म्यूकोसा के बैंगनी रंग का परिवर्तन किसे कहते हैं। अब बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चैडविक संकेत है। हम देखते हैं कौन से चैडविक साइन कहाँ पे है भैया, किस ऑप्शन में, हम उसी को देखते हैं डायरेक्ट। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है चैडविक संकेत। ठीक है, इसका राइट आंसर चैडविक संकेत। यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या भी, गर्भावस्था के दौरान श्रोण क्षेत्र में रक्त आपूर्ति बढ़ने के कारण यौन म्यूकोसा का बैंगनी रंग मलिनीकरण होता है, जिसे चैडविक संकेत कहते हैं। यह गर्भावस्था के प्रारंभिक संकेत है। क्लियर, फोम, क्रीम, जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है। अब आपको ये बताना है, तो भैया ये कौन सी विधि है, ये रसायन केमिकल मेथड है। ओके, यहाँ पे व्याख्या दिया है, फोम, क्रीम, जेली ये गर्भ निरोधक की रासायनिक विधि है। ये पदार्थ गर्भाशय के अंदर वीर्य में मौजूद स्पर्म को नष्ट करते हैं। इनमें स्पर्मिसाइड्स जैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखना है, 18 नंबर, टीटी वैक्सीन की 2 खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए, 1 महीना। ओके, प्रश्न ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान टीटी के 2 खुराक के बीच कम से कम 1 महीने का अंतराल होना चाहिए। यह गर्भवती महिला और भ्रूण को टिटनेस से बचाने के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है, प्रसवोत्तर महिला को केगेल एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आया है। आप बोलोगे किस परीक्षा में आया है, तो चलिए हम बताते हैं किस किस एम पी सी एच ओ में पूछा है। कहाँ पे भैया पूछा है, एम पी सी एच ओ 2021 में ये प्रश्न आया है। एम पी सी एच ओ 2021 का ये प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए केगल एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रसवोत्तर महिलाओं को पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने की सलाह दी जाती है। यह मूत्र असंयम और गर्भाशय संबंधी समस्याओं को रोकने में सहायक होता है। ओके,
भ्रूण में तीसरी तिमाही के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित में से हैं, सभी हैं, बाकी एक नहीं है, वही आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो चलिए आइए पता करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, स्टेथोस्कोप ये है। ओके, कंकाल केल्सीकृत ये भी है। आंख बंद रहती, अच्छा। लाइटनिंग लिखा है क्या? लाइटनिंग नहीं होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लाइटनिंग नहीं होगा, व्याख्या आप देख सकते हैं। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन सुनी जा सकती है। भ्रूण का कंकाल केल्सीकृत हो जाता है किस में भैया? दूसरी तिमाही में। सारी बातें दूसरी तिमाही में है। जो भ्रूण में परिवर्तन होते हैं उनकी बात हो रही है। दूसरी तिमाही में। ओके, आंख बंद रहती है और शारीरिक वृद्धि तेजी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 21 में पूछा है, क्या एचसीजी के लिए सीरम और मूत्र का सकारात्मक परीक्षण निम्नलिखित सभी स्थितियों में से होगा लेकिन एक नहीं है। अब वो कौन सा है? आइए पता करते हैं कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है गर्भावस्था, क्या ये है? अरे हाँ भैया, ये तो रहेगा ही रहेगा ना। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिस्टेरेक्टोमी के बाद ये क्या चीज़ होता है भैया? देखिए एच सी जी गर्भावस्था के दौरान अस्थानिक, ठीक है, अस्थानिक गर्भावस्था और वेसिकुलर। देखिए इंग्लिश वाले, आप इंग्लिश में भी प्रश्न लिखा है, जो भी चीज़ें हैं इंग्लिश में भी हम लिख दिए, तो आप इंग्लिश में प्रश्न देख लेना। ठीक है, लेकिन जो हिस्टेरेक्टोमी है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? ये गर्भाशय हटाने के बाद, ठीक है, गर्भाशय को हटाने के बाद उसी को हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है? एच सी जी का उत्पादन नहीं होता है। ओके, देखिए प्लेसेंटा, नेक्स्ट प्रश्न देखना है 22 देखना है, क्या प्लेसेंटा के माध्यम से मात्र एंटीबॉडी का अजन्मे बच्चे में संचरण निम्न का उदाहरण है? आपको बताना है किस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ओके, व्याख्या दिया है, प्लेसेंटा के माध्यम से मात्र एंटीबॉडी का बच्चे में स्थानांतरण निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, जबकि सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी, तब होती है जब शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाता है। ओके, प्रश्न नंबर 23, अंडकोश में विसरण के उतरने में विफलता को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिप्टोज डिज्म करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में गुप्त विसरणता बोलते हैं वह स्थिति है जिसमें विसरण जन्म के समय अंडकोश में नहीं उतरता है। यह समय से पहले जन्मे बच्चों में कॉमन चीज़ है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 24 देखेंगे, गर्भावस्था और बच्चे के। देखिए किसी न किसी, मैं हर एक प्रश्न को नहीं बताऊंगा कि इसमें आया है इसमें नहीं आया है, लेकिन हर एक प्रश्न किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। ओके, ये नहीं कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ तो भैया ये नहीं पूछा होगा, नहीं, किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। जैसे ये 24 ये एम पी सी एच ओ में पूछा है। किसमें? एम पी सी एच ओ में। लेटेस्ट 2021 का पेपर हुआ था, आप जाके देख लेना। ठीक है, या तो फिर गूगल कर लेना, एम पी सी एच ओ में ये प्रश्न आया हुआ है 24 वाला। क्या पूछा है इन्होंने? गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? अब मैं नहीं बता रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं नहीं आया है। हर मैं बताया हूँ, जितने भी प्रश्न करवाएंगे किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ ही होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशल देखभाल है क्या भैया? जी बिल्कुल, ये तो होगा ही होता। ये बाकी इसमें डी वाला, ठीक है, सभी होगा, उपरोक्त सभी। आप देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, व्याख्या भी देख लेना। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताओं को रोकने के लिए उपरोक्त सभी कदम महत्वपूर्ण है। कौन कौन से कदम हैं? जैसे कि कुशल देखभाल, जोखिम का शीघ्र पता लगाना और जटिलताओं का समय पर प्रबंधन जीवन बचाने में सहायक होते हैं। ओके, 25 देखना है, प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक सफेद या पीले रंग के स्राव को क्या कहते हैं? का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोचिया सिरोसा। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो लोचिया एल्बाई वह सफ़ेद या पीले रंग का स्राव है जो प्रसव के 10 से 15 दिन बाद होता है। ओके, कितने दिन बाद होता है? 10 से 15 दिन बाद। तो ये पीले रंग का होता है, इसको लोचिया एल्बा के नाम से जाने जाते हैं। ओके, इसमें मुख्य रूप से लिखो, साइड्स, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ होते हैं। पालाडी के मौखिक गर्भ निरोधक पैकेज में क्या शामिल है? तो क्या भैया इसमें क्या रहता है? 21 मतलब 21 टेबलेट रहती हैं जो गर्भ निरोधक का काम करती हैं, बाकी 7 जो रहती हैं ये आयरन की काम करती हैं। 21 7 28, तो हमको यहीं पे देखना है 21 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी इसमें 20 नहीं, इसमें 22 नहीं, 25 नहीं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, मलाडी के पैकेज में 21 मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां और 7 आयरन की गोलियां होती हैं। ओके, ये महिलाओं को गर्भ निरोधक के साथ साथ एनीमिया से बचाने में मदद करता है। क्लियर? 28 देखना है, प्राकृतिक परिवार नियोजन के तरीके निम्नलिखित में से शामिल हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो कौन सा है भैया? पता करते हैं। डायरेक्ट हम देखें, देखिए यहाँ पे सभी हैं। ये कंडोम का उपयोग, बैरियर हम पहले ही आपको बता दिए थे। अब ये भी किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आया है, ये मत सोचना कि नहीं आया है। बता दें किस में आया है, आप भी देख लेना किस में आया है ये।
ये एमपीसीएचओ में भी पूछा है, सारे प्रश्न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया है। तो कंडोम का उपयोग एक बैरियर मेथड है, ना कि प्राकृतिक परिवार नियोजन का तरीका। तो ध्यान देना है, प्राकृतिक परिवार नियोजन के तरीकों में सिम्पटोथर्मिक विधि है, जो ग्रीवा म्यूकस विधि और बेसल्स बॉडी टेम्परेचर विधि शामिल है। ओके। हार्मोन रिलीज करने वाले अंतर्गर्भाशयी उपकरणों की कार्यविधि है। कौन सी कार्यविधि है जो हार्मोन रिलीज करते हैं? ठीक है, अंतर्गर्भ आईयूडी। ठीक है, आपको देखना है क्या भैया, पहला ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे, अंतःयोनि में कोश की प्रतिक्रिया को बढ़ाना। कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो हार्मोन हार्मोन रिलीज करने वाले, ठीक है, अंतर्गर्भाशयी उपकरण होते हैं, तो इनका काम क्या रहता है? ये म्यूकस को चिपचिपाहट हाँ, इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे। देखिए, ग्रीवा म्यूकस की चिपचिपाहट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हार्मोनल आईयूडी ग्रीवा म्यूकस की चिपचिपाहट को बढ़ाते हैं, जिससे शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश मुश्किल हो जाता है, फंस जाता है बेचारा, वहीं पे मर जाता है। और उसके बाद यह अंडे और शुक्राणु को मिलने की संभावना को भी कम करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में से सभी बाधा विधियां हैं सिवाय एक को छोड़कर, कौन सा है? आइए पता करते हैं। तो सीधा सीधा हमको सामने से ही दिख रहा है, नोवाटी, ये नहीं है भैया, बाकी सभी बैरियर मेथड है। डायाफ्राम है क्या? यून स्पंज है क्या? कंडोम है क्या? जी हाँ, ए वाला, सी वाला, डी वाला है, बाकी नोवाटी नहीं है। तो नोवाटी क्या है? आइए पता करते हैं। नोवाटी एक आईओडी आईओडी है, जो हार्मोनल या गैर हार्मोनल हो सकता है। ठीक है, बाधा विधियों में डायाफ्राम, यून स्पंज और कंडोम शामिल है। प्रश्न नंबर 31 देखना है, जन्मों के बीच अंतराल और परिवार के आकार को नियंत्रित करने का तरीका है। बताइए कौन सा तरीका? तो भैया, परिवार के आकार को नियंत्रित करने का तरीका परिवार नियोजन ही कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फैमिली प्लानिंग। यहाँ पे व्याख्या दिया है, परिवार नियोजन जन्मे के बीच अंतराल को नियंत्रित करने और परिवार का आकार सीमित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके। 31 देखना है, 32 देखना है, गर्भवती महिला को गर्भावस्था के किस महीने में प्रसव पूर्व क्लिनिक में दो बार जाना चाहिए? तो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी पेपर में आया है, सारे के सारे प्रश्न किसी किसी भर्ती परीक्षा में पूछा है, ये नहीं कि ऐसे ही कराए जा रहे हैं, नहीं भैया, किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। ये भी एमपीसीएचओ में आया है, 32 वाला भी एमपीसीएचओ में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8th मंथ में। ठीक है, देखिए, गर्भावस्था के 8वें महीने में गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व क्लिनिक में 2 बार जाना चाहिए। कितनी बार जाना चाहिए? 2 बार। ठीक है, 2 बार जाना चाहिए, 8वें महीने में 2 बार जाना चाहिए। क्यों क्यों जाना चाहिए? क्योंकि इस समय शिशु और माँ की स्थिति में तेजी से बदलाव होते हैं। अपने आप से भी प्रश्न पूछा करिए कभी कभी। जाना चाहिए, कब जाना चाहिए? 8वें महीने में। क्यों जाना चाहिए? इस समय शिशु और माँ की स्थिति में तेजी बदलाव होता है, इसलिए जाना चाहिए। ओके, ऐसे। देखिए, 33 प्रश्न देखना है, प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्य निम्नलिखित में से हैं, कौन सा है? ठीक है, सभी हैं, मतलब इनमें से सभी हैं सिवाय एक को छोड़कर, उसी का पता लगाना है। तो चलिए आइए पता लगाते हैं, कौन सा नहीं है सिवाय एक को छोड़कर 33 का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोर गर्भावस्था को रोकना। जी, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी वाला। ठीक है, किशोर गर्भावस्था को रोकना, ये भी किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आया है। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रसव पूर्व देखभाल का मुख्य उद्देश्य माता और शिशु को स्वास्थ्य की सुरक्षा और शिशु व मातृ मृत्यु दर को कम करना है। किशोर गर्भावस्था को रोकना इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं। ओके, 34 देखना है, गर्भावस्था के 20वें सप्ताह में गर्भाशय का कोष कहाँ स्पर्शनीय होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ये कहाँ पे होता है? लोअर बॉर्डर पे होता है, नाभि की निचली सीमा। ठीक है, ये इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जी हाँ, बी करेक्ट है। गर्भाशय के 20वें सप्ताह में गर्भाशय का कोष नाभि की निचली सीमा पर होता है। ओके। 35 देखना है, एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, आइए पता लगाते हैं। क्या इसका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा? जी हाँ, करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। जी हाँ, सही आपने बताया, नल्ली पारा। नाम भी अच्छा है, नल्ली पारा, नल्ली ग्रेविटा, प्राइमी पारा, अच्छा नाम है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है भैया, अच्छा है। तो यहाँ पे आप सभी का व्याख्या भी दिया है, देख सकते हैं। नल्ली पारा क्या है? ठीक है, नल्ली ग्रेविडा क्या है? सभी को आप देख सकते हैं। प्राइमी पारा क्या है? प्राइमी पारा पहली बार बच्चे को जन्म देने वाली महिला को कहते हैं, नाम से ही दिख रहा है प्राइमी पारा। ठीक है, वह महिला जो नल्ली बोले, वह महिला जो कभी गर्भवती नहीं होती है, उसको नल्ली ग्रेविडा बोलते हैं। नल्ली पारा वह महिला जिसने कभी बच्चे का जन्म ही नहीं दिया हो। प्रश्न नंबर 36 देखना है, एक महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म ना दिया हो। अच्छा, वही प्रश्न रिपीटेड है। क्यों रिपीटेड है? क्योंकि ये अलग एग्जाम में पूछा है, ये अलग एग्जाम में पूछा है, इसलिए रिपीटेड है। चलिए 37 देखना है, गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण निम्नलिखित में से सभी हैं सिवाय एक को छोड़कर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका करेक्ट गलत प्रसव पीड़ा, भैया गलत प्रसव पीड़ा, ध्यान देना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, इसी में गलती होता है। ऑलरेडी बोल दिया गया है, गलत प्रसव पीड़ा
ठीक है, लक्षण हैं निम्नलिखित में से सभी हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो गलत गलत प्रसव पीड़ा संकुचन के बीच का अंतराल लंबे समय तक रहता है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो सही आंसर है। बी वाला देखते हैं, बी वाला मुक्त सिर मुक्त रहता है, ये भी नहीं होगा। मल त्यागने में ये भी नहीं होगा। जी हाँ, नियमित अंतराल पर पीड़ा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यही राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। गलत प्रसव पीड़ा में दर्द नियमित नहीं होता है और आराम करने या स्थिति बदलने को कम हो जाता है। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है 38। गर्भावस्था के दौरान चेहरे में बढ़ी हुई रंजकता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्लोस्मा, हम पहले ही आपको बता चुके हैं, सी वाला। ठीक है, क्लोस्मा। चलिए व्याख्या देखते हैं। क्लोस्मा या फिर मेलास्मा गर्भावस्था के दौरान चेहरे पर भूरे धब्बे के रूप में दिखता है। यह हार्मोनल परिवर्तन और मेलेनिन के बढ़ने के कारण होता है। ओके भैया, ओके। 39 देखना है कि भ्रूण की वह प्रस्तुति जिसमें नितंब स्रोत इनलेट में होते हैं उसे कहा जाता है, क्या भैया कहा जाता है? भ्रूण की वह प्रस्तुति जिसमें नितंब, ठीक है, भ्रूण की वह कौन सा प्रेजेंटेशन है जिसमें नितंब स्रोत इनलेट में होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं भैया? उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट इज राइट आंसर। एक्सप्लेन किया गया है, उस चीज़ को पढ़ेंगे। ब्रीच जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, इसमें भ्रूण के नितंब या फिर पैर पहले स्रोत इनलेट में उपस्थित होते हैं। यह समान सिर वाली प्रस्तुति वर्टेक्स के विपरीत है। ओके, प्रसव पीड़ा, हाँ देखिए प्रश्न नंबर 40 देखना है। प्रसव पीड़ा में दर्द का कारण निम्नलिखित में से सभी हैं सिवाय एक को छोड़कर, वो कौन सा है? आइए पता करते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रभावी सिडेशन। क्या हो जाएगा भैया? अप्रभावी सिडेशन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सारे ओके। बी वाला आपका करेक्ट है। प्रसव पीड़ा के कारण मायोमेट्रियल इस्कीमिया, ग्रीवा का खिंचाव और पेरिटोनियल खिंचाव है। जो अप्रभावी सिडेशन है ये दर्द का कारण नहीं है। ओके, 41। प्रसव के दौरान गर्भाशय गायब होने को क्या कहा जाता है? हाँ सही है। देखिए प्रसव पीड़ा, देखिए प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के गायब होने को क्या कहा जाता है? बताइए इसको क्या बोलते हैं? ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इफेसमेंट। क्या होगा? इफेसमेंट। ओके, इफेसमेंट इज राइट आंसर। प्रसव के दौरान ग्रीवा का पतला होकर गायब हो जाना इफेसमेंट कहलाता है। बाकी सारे जो यहाँ पे ऑप्शन हमने दिया है, ठीक है, फैलाव क्या है, फैलाव के बारे में, ग्रीवा का खुलना, ठीक है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक एक चीज़ ऐसे ही प्रश्न बनता है। सारे किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही प्रश्न कराया जा रहा है। प्रसव पीड़ा की प्रगति का आलेख, ठीक है, जिसमें ग्रीवा, फैलाव और भ्रूण सिर अवरोहण को समय के साथ दर्शाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? उसको क्या कहते हैं? पार्टोग्राम कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बी वाला सही है। चलिए इसका व्याख्या देख सकते हैं। पार्टोग्राम एक टूल है जिसका उपयोग प्रसव के दौरान ग्रीवा के फैलाव और भ्रूण के सिर को अवरोहण, ठीक है, अवरोहण की प्रगति की निगरानी करने के लिए किया जाता है। ओके, अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आप बोलोगे क्या है सर? तो यह हृदय की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। ठीक है, वाइटल ग्राफ क्या होता है? यह शरीर के महत्वपूर्ण संकेतों जैसे कि हृदय गति, तापमान आदि को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, इट इज सॉल्यूशन। देखिए 43 देखना है। प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर का बाहर निकलना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? वेरी वेरी इजी प्रश्न है भैया, बहुत बहुत आसान प्रश्न है। एक्सटेंशन। ओके, इट इज एक्सटेंशन करेक्ट आंसर। व्याख्या में देखेंगे। प्रसव के दौरान भ्रूण का सिर जनांग मार्ग से बाहर निकलता है, यह प्रसव के अंतिम चरणों में होता है। ओके, कहा किस चरणों में? अंतिम चरणों में होता है। बहुत ही आसान चीजें हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अभी हम शून्य से स्टार्ट किए हुए हैं। जैसे ही प्रश्न की संख्या बढ़ेगी, प्रश्न का लेवल भी बढ़ता जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 44 देखना है हमको। प्रश्न नंबर 44 पूछा जा रहा है कि देखिए प्रश्न नंबर, वो कौन सा रूल है भैया? उस रूल का बताना है, उस रूल का नाम बताना है, ठीक है, जो प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना करता है। तो आइए हम पता करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, पता होगा। नेज़ल का नियम, नेज़ल रूल बोलते हैं। इसमें क्या है? इसका फार्मूला आपको ध्यान देना है। इसका फार्मूला क्या है भैया? कि जो प्रसव की अनुमानित तिथि है, इसका निर्धारण अंतिम माहवारी, ठीक है, अंतिम माहवारी की तिथि 7 दिन जोड़कर, 3 महीने घटाकर और 1 वर्ष जोड़कर किया जाता है। अच्छा एग्जाम्पल बता दो सर, एग्जाम्पल कोई सा भी ले लो आप, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया हूँ मैं, आप भी ले सकते हो। ओके, चलिए 45 देखते हैं। गर्भावस्था में 4 से 6 सप्ताह में मतली और उल्टी को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है भैया। मॉर्निंग सिकनेस है क्या ऑप्शन में? जी हाँ, बी वाला है सर, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी और भी चीज़ें हैं आप जो ऑप्शन में दिया था, ठीक है। एमनोरिया, इसके बारे में आप देख सकते हो। एमनोरिया क्या है, ये सब कुछ आप देख सकते हो। हर एक मासिक धर्म का ना होना ही कहलाता है, ठीक है। बाकी 47 हम देखेंगे। माता द्वारा भ्रूण की पहली हलचल को क्या कहा जाता है? माता द्वारा भ्रूण की पहली हलचल को क्या कहा जाता है? तो इसको क्विक बोलते हैं ना, क्विक हो रहा है, क्विक हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछा है, यूपीपीएससी में ही पूछा है।
ऐसे आसान प्रश्न आते हैं तो आप बोलते हो हवा हो गया। नहीं, ये रेलवे आसान है, रेलवे तो और आसान पूछता है। टीसीएस तो इस बार बहुत ही आसान पूछेगा, आपको बस पढ़ना है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। आप किसी से पढ़िए भैया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पढ़ना हमारा देखिए वीडियो हम बना लेके आए क्यों? क्योंकि आपको हम थोड़ा मोटिवेट कर पाएँ कि नहीं सिलेक्शन लिया जाता है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं और किसी न किसी भर्ती परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे इसलिए हम लेके आए हैं। बेस्ट बुक की बात करेंगे, हम बेस्ट की बुक बता देंगे आपको, उस बुक को आप परचेज़ कर लेना, ठीक है? बता क्या देंगे यार, हमारी ही बुक है, हमारा ही पब्लिकेशन का बुक है, वही आप ले लेना, ठीक है? बेस्ट बुक है, सारा कुछ कंटेंट उसी में है। ब्रू की पहली हलचल जो माता महसूस करती है, वो क्यूकिंग कहते हैं, ओके? प्रश्न नंबर 47, भ्रूण की हलचल जिसे माता महसूस करती है, ओह! रिपीटेड है, मतलब वो अलग अलग पूछा है, ये अलग किसी एग्जाम में, ये किसी और एग्जाम में आया होगा, ये किसी और एग्जाम में आया होगा, इसलिए रिपीटेड है। तो आज की वीडियो में बस हम 47 प्रश्न कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम शुरुआत कर देंगे, पहले ही दिन ज़्यादा लोड दे देंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, अब स्टार्ट हुआ है तो कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। अगर आप लगातार बने रहेंगे तो ये गारंटी है तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। और देखिए आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास तो अच्छी ही लगेगी, और लेवल आप बता देना प्रश्न का, ठीक है? या फिर तरीका बता देना, कुछ बदलाव करना होगा वो भी बताना होगा आपको। अगर थियरी आपको पढ़नी होगी तो वो भी बताना होगा कि सर थियरी पढ़ाइए, तो हम थियरी लेके आएंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्लस एमसीक्यू। लेकिन मैं आपकी भर्ती परीक्षा को देखते हुए एमसीक्यू लेके आया हूँ ताकि कम समय में बेहतर कुछ आप सीख पाएँ, इसलिए, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और सीरियस होके पढ़ें यार। जो आप फालतू की जगह पे टाइम व्यर्थ करते हैं उस चीज़ को आप छोड़ दें, ठीक है? उस चीज़ को छोड़ दें। जहाँ पे आप 2 घंटे समय दे रहे थे, कोशिश करिए कि वहाँ से आप केवल 1 ही घंटे उस समय को दो और अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करिए। आप इसको नहीं बोल सकते हो यार, जो आप अभी तक हो, ठीक है? चाहे वो आप प्राइवेट ड्यूटी कर रहे हो या फिर एनएचएम की तरफ से सीएचओ की ड्यूटी, या सॉरी, एनएचएम में जो अभी 17,000 भर्ती आई थी वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो, कि ये किसके बदौलत हो गई? ये चीज़ बता दो कि आपने जो बुकें पढ़ी हैं, जो आपने ज्ञान लिया है, उसी के बदौलत हो, तो आप इसका साथ कभी नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है? भले वो अलग की बात है, आप कितना भी लाइफ में आगे बढ़ जाएँ, लेकिन आपको जो आगे बढ़ाया है उसको कभी नहीं भूलना पड़े। हालाँकि भैया एनएचएम 17,000 वाले जो जॉब कर रहे हैं, ये तो हम जान रहे हैं, हमारी आत्मा ही जान रही है कि सिलेक्शन सिलेक्शन आपने पढ़ा, नो डाउट आपने पढ़ने आपकी पढ़ाई की वजह से ही सिलेक्शन हुए, लेकिन रिजल्ट हमारी वजह से आया। आज भी अगर आप बोलोगे कि सर प्रूफ क्या है, जो आप ऐसा बोल रहे हो, तो प्रूफ भी मेरे पास है। आपकी पूरी की पूरी भर्ती कैंसिल होने वाली थी, 17,000 की पूरी भर्ती कैंसिल होने वाली थी, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया, ठीक है? आप बोलोगे प्रूफ, हम किसी दिन दिखा देंगे, क्या प्रूफ है? तो अभी वेटिंग लिस्ट का लोचा है, वेटिंग लिस्ट के लिए भी प्रयास हो रहा है लगातार, लेकिन सपोर्ट है। अकेला चनाव क्या ही वार फोड़ सकता है भैया, भरपूर प्रयास है, लेकिन सफल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोगों की उम्मीद भी है, प्रयास भी कर रहे हैं, हो जाएगी, सफलता मिल जाएगी। हालांकि मैंने अपने स्तर से, और ये पहली भर्ती है कि जो इतना को पापड़ बेलना पड़ रहा है इस भर्ती वेटिंग क्लियर करवाने के लिए। तो हमने जिस जिस भर्ती में हाथ लगाया उसका रिजल्ट ना आया हो या फिर उसकी वैकेंसी ना आई हो, ये हो ही नहीं सकता है। आपके रेलवे का भैया, रेलवे का पैरामेडिकल 2019 की बात भर्ती अब आई है, क्यों? हालांकि इस चैनल पे तो नहीं, मेरा एक और चैनल है, वहाँ पे उस चीज़ को लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ इस चैनल को मैंने क्रिएट कब किया था, जब मुझे लगा कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को, तब हम में आकर उस चीज़ को हम बदलाव करके रहेंगे, ठीक है? जितने भी लोग हैं, टीचर्स से लोग हैं, कोचिंग से लोग हैं, सब में परिवर्तन लाएंगे। पहले भर्ती निकलवाएंगे, उसके बाद जो लोग टीचर लोग तैयारी करवाते हैं ना, अब यही करेंगे। जैसे हमारे रेलवे एसएससी में क्या होता है, रेलवे एसएससी डिपार्टमेंट में क्या होता है, जितने भी यूट्यूब के टीचर हैं, हम लोग पहले प्रयास करते हैं कि भैया आप पहले भर्ती निकलवाओ आप, तो सभी लोग मिलकर जब भर्ती निकल जाती है तब सब लोग पढ़ाते हैं, और तब सब लोग अपना अपना बैच स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार मेडिकल विभाग में भी ऐसा हम लोग करके रहेंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें देखिए, और हम लोगों में क्या है, सेंट्रल एसएससी का जो चीज़ें रहता है, रेलवे के क्या रहता है, अगर हमने वीडियो बना दिया तो पूरे यूट्यूब के टीचर ने उसी टॉपिक पे वीडियो बना, जैसे हमने वीडियो बना दिया, आज ट्विटर कैंपेन है इस भर्ती को लेकर, तो सब लोग वही वीडियो बनाएंगे, ठीक है? और एक दूसरे का कॉन्टेक्ट है, छोटे मोटे लोग नहीं, जैसे पटना के चाहे जितने भी छोटे से लेकर बड़े टीचर हैं, हम सभी उन सभी का कॉन्टेक्ट हम लोगों के पास रहता है और बात भी होती रहती है। ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ रहता है ग्रुप में अलग से मैसेज किया जाता है, या फिर वीडियो ग्रुप से बात हो जाती है, सब लोग डिसाइड कर लेते हैं इस चीज़ के लिए ये काम करना पड़ेगा। छोटे से लेके बड़े, इवन यहाँ पे आप जो बोलते हो खान सर का भी हम लोगों के पास नंबर रहता है, ठीक है? ऐसा नहीं है। तो यूट्यूबर जितने भी सारे रहते हैं, जो एक्चुअल में स्टूडेंट के भविष्य को बारे में सोचते हैं, उन सब का नंबर एक दूसरे के पास रहता है। उनको पता रहता है कि सर तक हम ये बात पहुँचाएंगे, सर हमारी बात नहीं काटेंगे, सर इस मुद्दे पे जरूर बात करेंगे या फिर वीडियो बनाएंगे, तो ये चीज़ रहता है। बाकी लेकिन स्वास्थ्य विभाग में खासकर यूपी की जो जितनी भर्तियाँ, जितने भी टीचर हैं, इनमें कोई यूनिटी ही नहीं है। अगर वो इंसान कर रहा है, उसका सपोर्ट करने के बजाय विरोध करते हैं, ये चीज़ है इन लोगों में, जिसकी वजह से भैया बहुत चीज़ है।
बताइए सीएचओ की भर्ती आती थी, अभी इस बार नहीं आई। और भी चीज़ें हैं, फार्मासिस्ट की भर्ती आज तक इन्होंने दिया ही नहीं यूपी में। लैब टेक्नीशियन की 2016 के बाद भर्ती आई ही नहीं, क्यों क्यों? क्योंकि कोई बोलने वाला ही नहीं, कोई सवाल करने वाला ही नहीं है सिस्टम से। तो इन सब चीज़ों पे काम करना है, बदलाव करना है, इस उद्देश्य से या इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। और मुझे कोई लालच नहीं है, ना तो सब्सक्राइब, अगर मुझे ये लालच होता तो आज भैया मैं भी अच्छा अच्छा खासा सब्सक्राइबर लेके चलता है। लेकिन आप सबका प्यार बना रहेगा तो भविष्य में आगे बहुत जाएंगे, ठीक है। और आप सबका प्यार ही चाहिए, ये परिवार है। मैं शुरू के स्टार्टिंग की वीडियो में ही बोल देता हूँ, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आवर मतलब मेरा नहीं, आपका। उसके बाद बोलता हूँ, आप आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। तो आप सभी लोग इस परिवार के सदस्य हैं, ये ग्रुप में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कोशिश करिएगा क्लास को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, ताकि हमको फीडबैक देखिए मोटिवेशनल मिलता है कि हम बेहतर कर पा रहे हैं, तो आगे की वीडियो हम रेगुलर रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई को आपको करना ही पड़ेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शंस नहीं है। रेलवे की जॉब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेलवे की जॉब बेस्ट है। कोई लोचा नहीं है कि हम सेकंड, हमको नाइट ड्यूटी जानी है, हमको थर्ड ड्यूटी जानी है, हमको फर्स्ट ड्यूटी जानी है, ऐसा कोई लोचा नहीं है। जनरल शिफ्ट लगती है 8 से 5 बस। और छुट्टी जब भी चाहेंगे आप, तब छुट्टी आपको मिल जाएगी, किसी प्रकार का ओवरलोड नहीं रहता है। पेमेंट की तो बात ही मत करिए आप, पेमेंट जो है अपने जगह पे है, यहाँ पे काम की बात हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।